हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर डेली चलते हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको डेली बताते हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेट है आपका, प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और नंबरिंग किया करिए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ा रहे हैं, तो आप 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से नंबरिंग करिए और आप अपना उत्तर पहले दीजिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तभी आप उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में आपको उत्तर देने के लिए थोड़ा सा टाइम देती हूँ। बाद में मैं जब उत्तर बताती हूँ तो अपना क्वेश्चन को मिलान करिए कि आपने सही किया या गलत। सही किया तो सही टिक करिए, गलत किया आपने तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर पाया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपको 5 वीडियो शायद प्रोवाइड कर दिया है, आज ये आपकी 6वीं वीडियो रहेगी। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है कि यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन बी है कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। ऑप्शन सी है कि वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। चलिए, तो आप सभी अपना उत्तर दीजिए। तो आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन मतलब कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। कैसे? देखिए, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पे क्या होता है, आधारित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। ऑप्शन बी है बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। ऑप्शन सी है मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन डी है केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। ठीक है, आकलन, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखने का जो आप आकलन करेंगे तो कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त होगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के संप्रत्य बुद्धि का क्या करेंगे, हम नियमित प्रलेखीकरण करेंगे, मतलब रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रेंस कंसेप्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि बच्चे में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन ए है जेनेटिक्स ओनली। ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल ओनली, मतलब केवल पर्यावरण से। ऑप्शन सी है जेनेटिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी है नाइदर जेनेटिक्स नॉर इन्वायरमेंट, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। उत्तर बताइए। देखिए, जो बच्चे के भाषा का विकास है किससे प्रभावित होगा। क्या जो आपके माँ बाप में आनुवंशिकता है वो आप में आएगी। भाषा आनुवंशिकता से आती है, बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, भाषा अब जहाँ जहाँ आनुवंशिकता उसको हम कट ही कर देंगे। इसमें भी आनुवंशिकता, इसमें भी है, इसको कट कर दिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बच गया। अब आपको लगेगा कि बी बच गया, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भाषा हमारी है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब कितने लोग तो अपना क्वेश्चन काट कर, अगर उन्होंने सी लगाया भी होगा, हमने ए बी उनको उलझा दिया, अब वो इसको सीधा काटे होंगे और तुरंत लिख लेंगे और लास्ट में क्या करते होंगे आप सभी कि इसको भी, हाँ ये तो मैंने सही लगाया था, बस वो तो मैम ने इधर उधर बता दिया तो इधर हो गया, 1 नंबर हम काउंट कर लेते हैं। ऐसे मत करिएगा, 1 नंबर कम कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा काउंट मत किया करिए कभी, क्योंकि आप अभी चोरी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में आपकी चोरी नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए 19 थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। देखिए, मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ी हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों पढ़ने से ना टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा,
और क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा हिंदी वाले ही बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, मतलब करेक्टली मैच करना आपको पेयर में। ऑप्शन ए है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ऑप्शन बी है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ऑप्शन सी है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ऑप्शन डी है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। अब आप सभी बताइएगा कि कौन सा पेयर आपको सही लग रहा है इसमें से। देखिए अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता जाना, वहाँ पे सीधा आप अटैक किया करिए इंग्लिश पे। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुड बॉय, गुड गर्ल, ओरिएंटेशन, वन अर्न अप्रूवल बाई बीइंग नाइस। फिर इधर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर चले जाइए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश पर जा सकते हैं। मैं पूरा नहीं इंग्लिश पढ़ूंगी, नहीं तो आपका क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। 19 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी क्या होगा आपका सही होगा। एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, ये हमारा सही सुमेलित होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए कथन और कारक का क्वेश्चन आ गया। कथन कारक में हमने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया करिए। जैसे हमने कथन पढ़ दिया, अब तर्क के लिए आप क्वेश्चन लगा लिए करिए, कब क्यों कैसे। जब कब क्यों कैसे का उत्तर आपको मिल जाता है तो मतलब का तर्क जो है वो सही है, नहीं मिलता है तो तर्क क्या हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए हम कथन पढ़ते हैं कि देखिए एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते। आगे देखते हैं। आर है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि विकास में आपका जो बच्चे के सांस्कृतिक परिवेश है वो सारी चीज़ों में उनका जो विकास है, यहीं से पकड़ लीजिए ना, विकास का जो स्वरूप है वो गति, स्वरूप और गति, मतलब जैसे अब आपका दोस्त है और आप हैं, आप दोनों में अगर विकास हो रहा है तो अलग अलग गति से होगा ना, ये ऐसा तो नहीं है। और जो परिवेश भी आप दोनों का अलग अलग परिवेश होगा, ऐसा तो नहीं है कि अगर सेम परिवेश में है तो भी आपका जो विकास का गति है वो अलग अलग तरीके से होगा। तो ये कह रहे हैं कि समान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समान होता है। और ये ऐसा नहीं है तुलना करके, जहाँ तुलना आ जाए हमारा मतलब कि वो निगेटिव पॉइंट है, हम उसको तुरंत गलत करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 21 पर। 21 में क्या कहा गया है आपका कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है सिफेलोकॉर्डल मतलब शीर्षगामी, बी है प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दूराभिमुखी, तीसरा आपका परिवर्तनीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, और चौथा आपका है साम्य धारण इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इसमें से क्या होगा आपका बताइएगा, उत्तर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन क्या पूछा है 21 का कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, मतलब जब वो फुटबॉल खेलने के लिए सीख रही है उससे पहले वो क्या करती है कि छलांग मारना और कूदना सबसे पहले सीखती है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा, ये विकास के आपके समीप दूराभिमुखी को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 22 में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं आ गया, नहीं को पकड़ के रखिएगा, अगर नहीं छूट गया तो क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम आपको हमेशा बताते हैं निगेटिव क्वेश्चन आए तो निगेटिव आंसर हो गया, जो ऑप्शन होगा वो निगेटिव सही होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव ऑप्शन सही होता है। अब आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए है कि विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बी है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है,
सी है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। डी है आपका विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। तो चलिए उत्तर बताइए। और आप सभी पूछते रहते हैं कि मैम हमारे एसएसटी में या सीडीपी में जिसमें भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो देखिए हम कोशिश करेंगे संडे को आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो लाएंगे ताकि आप पढ़ते पढ़ते साथ एक थोड़ा ट्रिक भी समझ जाइए ना कि कैसे तैयारी करनी है हमें या कैसे पढ़ना है। तो चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे, और हम अभी आपको ना भूगोल की जियोग्राफी की आपको वीडियो बना रहे हैं, वो प्रॉपर वीडियो मेरी जो है वो 3 वीडियो आ रही है, और वो अगर पढ़ लेते हैं आप तो आपका जो एसएसटी है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो क्लास 6 से लेकर चल रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक लेके चलेंगे आपका जो एनसीईआरटी है फुल, ठीक है। और हिस्ट्री की तो मैंने बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ा भी दिया है, शायद क्लास 8 तक हमने पढ़ा दिया है, और 9, 10 शायद पढ़ाना है, 6 एनसीईआरटी एक बार देख लेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। और बाकी अभी हम जियोग्राफी लेके चल रहे हैं, तो हिस्ट्री का आप ना अगर जिनको पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा, और बाकी जियोग्राफी की आ रही है तो वो पढ़ते रहिए। और क्लास 6 में शायद 6 चैप्टर है, उसको ख़त्म करके 7 पर स्टार्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं आपको कि नीचे जो है ना आप सभी का मतलब कि पहले हम पूरे चैप्टर को पढ़ा के नीचे जितने भी उसके क्वेश्चन पेपर दिए हैं, या बहुविकल्पी हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, जो भी हम उसको पूरा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो उसके नीचे दिया रहता है। तो हम उसको भी पूरा डिटेल में लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा 22 का। 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि विकास की जो क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं, हाँ ठीक है, जो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है ये बिल्कुल नहीं होता। अभी हमने आपको बताया कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, देखिए ये एक समान नहीं हो सकता, ये अलग अलग होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो विकास का डेवलपमेंट का रेट होता है वो अलग अलग होता है। आप हैं, आपके दोस्त हैं, इनमें विकास हो रहा है, आप में भी विकास हो रहा है, तो अलग अलग तरीके से होगा ना। विकास तो एक ही तरीके से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप पतले हैं, आपके दोस्त मोटे हैं, आप कभी मोटे हो गए कभी पतले हो गए, आपके दोस्त मोटे हो गए, आपके दोस्त की हाइट अधिक है, आपकी हाइट छोटी है, और आपके दोस्त के बाल घुंघराले हैं, आपके बाल भूरे हैं, तो जो एक्टिविटी वो बिल्कुल चेंज है विकास की। तो हम हमेशा देखेंगे विकास की जो दर होती है वो बिल्कुल समान नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं हम। 23 में कहा गया आपसे, कथन है कि बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। और रीजन क्या दिया गया, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं की। ऑप्शन सी है सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आइए क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। आप सभी दे चुके होंगे। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। देखिए जो बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोत से सीखते हैं, ये सही बात है। आप बच्चे अगर रहे होंगे तो आपको कुछ भी सीखना रहता हो तो अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं, ये स्रोत सीखने तो है ही, ये सही बात है। उसके बाद समाजीकरण क्या हमारा है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से क्या करते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। समाजीकरण हमारा, समाजीकरण ऐसा नहीं सिर्फ औपचारिक जरिए होती है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों साधनों के जरिए होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे चलते हैं हम 24 पर। देखिए आप सभी एक लाइक कर दिया करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर हम आपके लिए थोड़ा टाइम देते हैं तो आप भी एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें ना पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो और लाई जाए, और मैं कोशिश करूँगी किस तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। भले मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं अपना नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपकी मुझे टेंशन बनी रहती है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करना है। चलिए 24 का है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, ऑप्शन ए है, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार
करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन बी है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन सी है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऑप्शन डी है कि ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। उत्तर बताइए क्या होगा। 24 का पूछा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा कि वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। चलिए मैं सोच रही थी भी 24 के बाद 25 को हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बाकी जो 5 क्वेश्चन पढ़ा ही देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दे अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 30 तक कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हम नेक्स्ट चलेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो तभी सही रहेगा। 24 हो गया। 25 में है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर मतलब पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास। ऑप्शन बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन सी है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। ऑप्शन डी है सामाजिक समझौते पर व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। पूछा किसके बारे में है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया है। और दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता के बारे में पूछा है कि पारंपरिक जो नैतिकता है उसकी तीसरी अवस्था क्या है। तो देखिए जो पारंपरिक नैतिकता है उसकी जो तीसरी अवस्था आपकी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी से कर लीजिएगा 25 का। 26 पर चलते हैं हम। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है एकोमोडेशन। ऑप्शन बी है एसिमिलेशन। ऑप्शन डी है एडाप्टेशन। सी है एडाप्टेशन और ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी अनुकूलन, ऑप्शन डी संगठन। क्वेश्चन क्या पूछा है, पियाजे के बारे में पूछा है। पियाजे के सिद्धांत में जो वर्तमान स्कीमा द्वारा, देखिए इसमें क्या है, एक स्कीम है एक स्कीमा है। तो वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाएगी। तो 26 का उत्तर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका समायोजन कहलाएगा। कैसे, देखिए जो वर्तमान स्कीमा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन। आप अपने अंदर समायोजित किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। जब देखिए किसी चीज को आप समायोजित करेंगे तो वहां पर नए स्कीमा की रचना होती है इस तरीके से। 27 पर हम चलते हैं। 27 का ऑप्शन क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ऑप्शन ए है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, ऑप्शन बी है स्कीमा, सी है अग्रिम संगठन, डी है संवेदी मुद्रक। तो देखिए अभी हमने पढ़ा पियाजे के अनुसार संप्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, स्कीमा। आगे चलते हैं 28 पर। 28 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील कक्षा का मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है। ऑप्शन ए है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन बी है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। ऑप्शन सी है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। देखिए प्रगतिशील कक्षा की आपसे विशेषता पूछा है, तो प्रगतिशील कक्षा की आपकी विशेषता यह होगी कि जो गतिविधि या कार्य करते समय बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जा रहा है साथ साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 पर। देखिए आप डेली कम से कम हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट किया करिए। अगर 15 क्वेश्चन भी करते हैं तो प्लीज़ आप सभी डेली प्रैक्टिस सेट करिए।
प्रैक्टिस सेट करने के बाद प्रैक्टिस सेट को एक बार नहीं करना है, 3 बार आपको करना है। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप 3 बार करिए और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जरूर सीटेट पास हो जाएंगे अगर ऐसा किए तो। क्वेश्चन है आपका कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृत की स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षा में समानता, बी है शिक्षा में साम्यता, सी आपका सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति। अब इसी 3 में से आप बताइएगा, इसी में से उत्तर होगा, आप चौथा नहीं दिखाएंगे आपको। चलिए उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए उत्तर हम बता देना चाहते हैं, इक्विटी इन एजुकेशन। ठीक है, इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में साम्यता। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया को समझने में निरंतर चुनौती का सामना करता है। ऑप्शन ए है स्वालीनता ऑटिज्म, ऑप्शन बी है गणितीय वैकल्य मतलब डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी है डिसग्राफिया मतलब कि अलेखी वैकल्य, ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया पठन वैकल्य। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, गणितीय क्रिया पूछा है। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ गणितीय क्रिया पूछे वहाँ पर आपका गणितीय वैकल्य आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में नहीं, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाली जगह भी आपको इंग्लिश ही दे के पूछता है। जैसे यहाँ डिसकैलकुलिया दे दिया है तो वहाँ भी डिसकैलकुलिया हिंदी में भी दिया रहेगा, इंग्लिश में भी दिया रहेगा। डिसलेक्सिया दे दिया है, इंग्लिश में रहेगा, और डिसलेक्सिया हिंदी में लिख देगा। तो ये हिंदी वाला मत याद करिएगा इसमें ना, ये इसका इंग्लिश याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 15 क्वेश्चन। तो आपने 15 क्वेश्चन में से कितना सही किया है, कितना गलत किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट किया करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मैम हमने इतना क्वेश्चन किया, हमने इतना नंबर पाया है। और अभी किसी ने तो नाम याद नहीं आ रहा है, कब शायद प्रियंका ही थी कि कौन, उन्होंने कमेंट किया था कि 15 में से वो 13 नंबर पाई हैं। तो बहुत अच्छा नंबर आपका है और आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।